हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा कल जो होगा 6 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके कल फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समझ नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैसे उत्पादन करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 2 में पूछा गया है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सामान्यतः एक उदासीन वक्र होता है, तो कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 4 में पूछा गया है कि सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, तो ये जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, कैसी होती है, तो ऋणात्मक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है, तो क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है, तो कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो औसत उत्पाद होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 7 में पूछा गया है कि उत्पादन फलन में जो क्यू बराबर ए एल अल्फा के बीटा में मापनी के प्रतिफल की माप है, तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 8 में पूछा गया है, जब सीमांत लागत और औसत लागत में कमी होती है तब औसत लागत क्या होती है, तो कमी होती है, तो घटती है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है, मतलब किसी प्रकार का चेंजिंग, तो वो हो जाएगा कुल स्थिर लागत में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, तो ये हो जाएगा आप सभी का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये हो जाएगा एम आर बराबर, ये भी सही हो जाएगा, एम सी एम आर माइनस एम सी बराबर 0 और एम आर प्लस एम सी, ये भी हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित रेखाचित्र में पूर्ति की लोच के किस मान को मापा जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों किसको मापा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 13 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक मुक्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या प्रभाव पड़ता है, तो पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 में पूछा गया है, क्या पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन में क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम लोग को बताना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिएगा, संतुलन कीमत एवं संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अब 15 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अधिक मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्तित होती है, क्या होती है, तो मांग से क्या होगी, तो किसी भी चीज़ का मांग बढ़ेगा तो उसका वृद्धि होगा ना दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि अधिक पूर्ति के स्थिति होती है तो जब क्या होता है, तो जब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी बराबर एस बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इससे बाजार संतुलन में क्या होता है, तो ये होता है संतुलन कीमत में वृद्धि एवं संतुलन मात्रा में कमी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि एकाधिकार में अधिकतम कुल आगम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 19 में जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि द्वि अधिकार में विक्रेता की कितनी संख्या, द्वि मतलब 2, तो 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या एक अधिकार में 1 हो जाएगा, 2 अधिकार में 2, 3 अधिकार में 3, 4 अधिकार में 4, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 20 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो 20 में पूछा गया है कि निम्न में से किस बाजार में
विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। विभेदित वस्तुओं का उत्पादन किस बाजार में होता है? तो उस बाजार का नाम होगा एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में पूछा गया है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एस्टेंस एवं मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा J.M. केन्स। J.M. केन्स इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों 22 में। तो 22 में पूछा गया है कि जीडीपी और एनडीपी के संबंध है। तो इसमें क्या क्या संबंध होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें जो संबंध होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, जीडीपी बराबर एनडीपी मूल ह्रास हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्न में से किसी वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। कैसे है? तो देखो, हम लोग मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? जिसके गेहूं से क्या बनता है? चपाती भी बनता है, बिस्कुट, ब्रेड, इनमें से सभी बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 24 में पूछा गया है कि निम्न में से जीडीपी की गणना में किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 में जो पूछा जा रहा है कि जीडीपी की गणना निम्न में से किस विधि से किया जा सकता है? तो जीडीपी के हम लोग सभी से किया जा सकता है, मूल्य वृद्धि से, आय विधि से, व्यय विधि से, सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 25 में पूछा गया है, 25 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक, कि सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन में बाहर कर दिया गया? तो कौन सा नोट था दोस्तों कि इसको हटा दिया गया था 2016 में? तो आप सभी को पता होगा कि 500 नोट को और 1000 नोट को हटा दिया गया था। ठीक, उसके बदले पर नया 500 नोट आया था और 2000 का नोट आया था। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना है। क्वेश्चन पर अब बढ़ते हैं अब 27 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कार्य केंद्र बैंक का नहीं है? तो केंद्र बैंक का क्या नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि जो केंद्र बैंक वो मुद्रा निर्गमन करता है। ठीक, मतलब मुद्रा बनाता है। ठीक, मतलब छापता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है तो भारत का आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29 की निम्न में से सबसे तरल मुद्रा कौन सा है? सबसे तरल मुद्रा हम लोग कहते हैं M1 को कहते हैं। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरित उपभोग है। तो मेरे प्यार से 30 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब BY हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 में पूछा गया कि MPC प्लस MPS बराबर कितना मान होता है? तो दोनों का मान जो होगा वो एक ही होगा। ठीक है, मतलब MPC भी रहेगा चाहे इधर से उधर रहेगा, लेकिन एक ही मान होगा। ठीक है, आप लोग को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है। तो इसके यहाँ पे चित्र था लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, CD। क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 33 नंबर की ओर कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS 4 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो MPS 4 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो 2.5 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो प्रत्यक्ष कर हम लोग वस्तु एवं सेवा कर को हम लोग प्रत्यक्ष कर नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 35 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा? सार्वजनिक वस्तु तो ये हो जाएगा आप सभी का सड़क, जो सार्वजनिक के लिए है, मतलब सबके लिए, मतलब सार्वजनिक। आप लोग याद करना है, कार अपना लिया होता है, चॉकलेट भी, कपड़े भी, लेकिन जो सार्वजनिक से आप लोग जो सरकार द्वारा बनाया जाता है सार्वजनिक यानी कि सड़क, वो सबके लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत में GST कब लागू होता है? यानी कि GST कब लागू होता है भारत में? तो भारत में जो GST लागू किया गया था, कब किया गया था? भारत में GST कब लागू किया गया था? तो किया गया था 2017 में। ठीक है। अब क्वेश्चन पर अब 39 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? राजस्व घाटा। अब क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि व्यापार संतुलन क्या है? तो व्यापार में हम लोग क्या करते हैं? तो निर्यात और मतलब निर्यात और आयात का अंतर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब लोग 39 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है, मतलब चीनी मोबाइल माने चीन का मोबाइल, ठीक, खरीदता है, तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो कहाँ की दर्ज किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो पूंजी खाते के डेबिट मद में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 40 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा
मत भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, वस्तुओं का निर्यात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर अपने 41 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वक्र में संसाधनों के उत्तम विनियोजन से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पादन संयोजन को दर्शाया जाता है, हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 41 के बाद 42 नंबर की ओर। तो 42 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है और कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो व्यष्टि के अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक, और एक फर्म का एक उत्पादन स्तर क्या होता है। ठीक, एक ही बाजार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और यहाँ पे एक फर्म, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देश में वस्तु की कीमत क्यों बढ़ती है, तो एक देश में ये मुझे हिसाब से ये भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस इकाई में उपयोगिता को मापा जाता है। तो उपयोगिता को यूटिलस के द्वारा मापा जाता है। यदि यूटिलस नहीं रहेगा तो ये रुपया यानी कि मनी, और ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ था साइंस में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु की मांग की लोच का मान 2 है तो उस वस्तु की मांग क्या होगा, तो लोच 2 है। तो 2 है तो क्या हुआ, तो 2 है तो लोचदार। ठीक है, और 3 रहता तो बिना लोचदार का हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अब 45 नंबर की ओर कि यदि एक उपभोक्ता के अधिकतम एक वृत्ति होता है, इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के किन बंडलों में उदासीन होंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया ए और डी, ए और डी मतलब ये और ये। कैसे ये हो गया, तो देखो दोस्तों कि हम लोग इसको जोड़ेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो इधर भी 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा कि नहीं, और इसको भी जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो जो बराबर रहता है ना वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर अब 46 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्न में से पूरक वस्तु का एक उदाहरण क्या है। तो पूरक वस्तु मतलब जिसके बिना हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं, यानी कलम और स्याही, स्याही के बिना हम लोग कलम जितना भी यूज करेंगे हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु। ठीक, और स्थानांतरक वस्तु जो होता है वह क्या होता है, तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन, यानी कि रसगुल्ला के बदले हम लोग गुलाब जामुन भी ले सकते हैं, उस सभी को स्थानांतरण वस्तुएं कहते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं कि सामान्यतः औसत उत्पादन वक्र का आकार कैसा होता है। तो ये उल्टा यू आकार का जैसा होता है। ठीक, या कि यू आकार जैसा। ठीक है, उल्टा नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, यू आकार का जैसा होता है। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 48 नंबर की ओर कि पैमाने पर स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों की दोगुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो क्या होगी, कितना गुना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 गुना इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 गुना ही बताया जा रहा है, तो 2 गुना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 49 नंबर की ओर कि निम्नलिखित चित्र में आयत OBCD मतलब OABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर चित्र था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है, सॉरी, इसके राइट आंसर कुल स्थिर लागत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है। तो पूर्ण मतलब पूरी बाजार है, तो उसमें फर्म अत्यधिक होगा, ज़्यादा ही होगा ना दोस्तों, छोटा मोटा बाजार नहीं है, बड़ा बाजार है और पूर्ण बाजार है। तो देखो वहाँ पर कोई भी जो फर्म होता है वो अत्यधिक ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो 51 का ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों के एग्जाम में आने का पूरी संभावना है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MR बराबर MC तथा MC वक्र MR वक्र के नीचे से काटते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उस वस्तु की उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग लोचदार कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब 53 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों का कारण के साथ संबंध में विकल्प सही चयन करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मतलब A और R सही है तथा RA की व्याख्या होगा, यानी कि समझ में आ गया क्या है, तो A और R ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत में क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी वस्तु की मांग में यदि वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा, तो संतुलन कीमत में वृद्धि होगी। ठीक, मतलब मांग में भी वृद्धि होगा तो संतुलन में भी वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम लोग मांग ज़्यादा करते हैं तो उसका कीमत भी वृद्धि होता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बाजार में मांग
अधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो क्या होती है, तो सप्लाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब डिमांड ज़्यादा हो जाता है सप्लाई से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों 56 का जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि मान लिया जाए एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक है, तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो देश में क्या कौन सा बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का 5% के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, क्योंकि इसको काट दीजिएगा तो 5% हो जाएगा। ठीक, इसको भागा 2 लाख से 10,000 को भागा देंगे तो ये 2 ही होगा, 2 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 हो जाएगा। ठीक, 2 पंचे 10। अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब दोस्तों की 58 नंबर की अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है, तो निवेश हम लोग क्या कहते हैं, तो बीमा क्या कहते हैं, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को हम लोग निवेश कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर साइड में पूछा गया कि आय के चक्रीय प्रवाह के 2 मॉडल के कारण सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, परिवार से फर्म की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 की सरकार द्वारा वृद्धावस्था मतलब पेंशन के भुगतान निम्नलिखित में से किस समष्टि भाग होता है, तो ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा आप सभी का व्यक्तिगत आय होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 की पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विनिमय का सार्वभौमिक माध्यम कौन सा है, विनिमय यानी कि हम किसी भी चीज़ को लेन देन करते हैं वो मुद्रा हो जाएगा। ठीक, विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम। क्वेश्चन नंबर 62 में कि ब्याज दर में वृद्धि का मूल्य मुद्रा का नकदी मांग पर क्या प्रभाव होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नकदी मांग में कमी हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए उपायों के संबंध में सही विकल्प चुनिए, तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, ये मतलब बैंक दर में कमी हो जाएगा, नगद आर्थिक अनुपात में कमी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं अब 64 कि निम्नलिखित में से किस कर को पेपर टैक्स कहा जाता है, तो पेपर टैक्स कहा जाता है, तो आयकर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को फिर 65 से क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करो, जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि सर हम लोग को अब फिर से 65 से आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।